Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about principle of collective responsibility, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट रीड्स कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड दिस मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स ओन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. सरल भाषा में कहें तो कोई भी डिसीजन जब सरकार लेती है तो माना जाता है कि ये सारे मिनिस्टर्स ने मिल करके लिया है. कोई भी मिनिस्टर अलग से ये नहीं कह सकता कि नहीं, सरकार के इस फैसले से मैं एग्री नहीं करता, ये मेरा फैसला नहीं है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर कुछ अच्छा होता है तो भी क्रेडिट सब मिनिस्टर्स को जाएगा, और अगर कोई गलती होती है देन ऑल्सो ऑल द मिनिस्टर्स आर टू बी इक्वली ब्लेम्ड. दैट इज़ द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स द कैबिनेट और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए टीम. आप नहीं कह सकते कि मैं अलग हूँ, मैं टीम के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ. तो इम्प्लीकेशंस देखते हैं एक बार जरा द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. जैसा कि मैंने आपको कहा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया और वो मोशन अगर पास हो जाता है तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स हु आर कमिंग फ्रॉम राज्यसभा. क्योंकि आप भले राज्यसभा के मेंबर हैं लेकिन हैं आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा, तो आप लोकसभा के प्रति आपकी जवाबदेही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, दैट मीन्स द मेंबर ऑफ लोकसभा हैज रिजेक्टेड द गवर्नमेंट. और उस केस में सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा. कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो राज्यसभा का मेंबर हूँ, मैं क्यों रिजाइन करूँ. मीन्स द इंटायर टीम विल हैव टू गो. इसको एक दूसरे फिनोमिना से भी डिफाइन किया जाता है ब्रिटेन के अंदर, वी स्विम और सिंक टुगेदर. आप साथ में सरकार में रहेंगे या साथ ही सब लोग रिजाइन करेंगे. और क्या इम्प्लीकेशन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, दैट द कैबिनेट डिसीजंस बाइंड टू ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो कोई भी फैसला अगर कैबिनेट लेवल पे लिया जाता है तो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उस बात को मानेंगे. मीटिंग के दौरान अपना अपना डिफरेंस रख सकते हैं कैबिनेट मीटिंग के दौरान कि नहीं मैं इस ओपिनियन से एग्री नहीं करता, इसमें ये बदलाव किए जाने चाहिए. लेकिन वंस द कैबिनेट डिसीजन इज टेकन, ऑल द मिनिस्टर मस्ट अप्रूव कि हाँ ये सरकार का फैसला है और ये सरकार के सारे मिनिस्टर्स इस बात को मानते हैं. अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री करता है विद द कैबिनेट डिसीजन तो दैट मिनिस्टर शुड रिजाइन देयर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज पार्ट ऑफ द कैबिनेट बट ही रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट ऑन द इशू ऑफ हिंदू कोड बिल इन 1953. ही डिड नॉट अग्री टू दिस एंड देन ही रिजाइंड. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूरी टीम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है वो जिम्मेदार है कलेक्टिव तरीके से टुवार्ड्स लोकसभा. लोकसभा सवाल पूछेगा और वो सवाल किसी एक मिनिस्टर से नहीं पूछा जाता है, वो पूरी की पूरी सरकार से पूछा जाता है. भले मान लीजिए टेलीकॉम मिनिस्टर से या कोल मिनिस्टर से पूछा जा रहा है, बट ऐसा माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एंटायर गवर्नमेंट. अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाता है ठीक तरीके से, सेटिस्फैक्टरी तरीके से, तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर, इट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ एंटायर कैबिनेट. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ प्राइम और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूएस के अंदर है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. वहाँ पे अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ मिनिस्टर्स तो वैसे भी होते नहीं हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, और अलग अलग सेक्रेटरीज को फिर अलग अलग मुद्दों के लिए अकाउंटेबल हेल्ड किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे क्या जजमेंट्स दिए हैं पास्ट में, वो जरा देखते हैं. तो पहला केस है जिसका नाम है SP आनंद वर्सेस HD देवगोरा केस. देखिए यूपीएससी या APSC में जब आप आंसर्स लिख रहे हो पॉलिटी के, तो जितने ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या करंट इवेंट्स को कोट कर पाएंगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा. तो आपको ये जजमेंट के नाम याद रखने होंगे. SP आनंद वर्सेस HD देवगोरा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन
No minister can say कि no, I don't agree to this decision of the government. If a minister does not agree, that minister must resign. Similarly, in Common Cause versus Union of India case, Supreme Court said that all the members of a government are unanimous in support of policy. The ministers are jointly responsible for success and failure of the policy. अगर कुछ अच्छा होता है तो जिम्मेदारी या ये जो शेयर है वो सबके साथ इंक्लूड किया जाएगा, और अगर कुछ गलत होता है तो भी ब्लेम सबके साथ शेयर किया जाएगा. तो जैसे इस फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, नो मिनिस्टर कैन से कि दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफरेंट, आई डोंट अग्री टू दिस डिसीजन. अगर सरकार का फैसला है तो अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप उस फैसले से अग्री करेंगे. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो मिनिस्टर कैन से दैट एनी पर्टिकुलर डिसीजन बिलोंग टू द गवर्नमेंट बट नॉट टू हिम. तो वंस अ कैबिनेट डिसीजन इज डन, एवरी मिनिस्टर मस्ट अग्री टू इट. भले पहले आप इससे डिसअग्री कर रहे हो, लेकिन एक बार जब फैसला हो गया कैबिनेट का तो आप सबको सहमति दिखानी होगी इफ़ यू आर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब करंट केस पे आते हैं. आखिर हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर क्यों रहे हैं? तो ये जो करंट केस है इसका बैकग्राउंड है 2016 के एक इवेंट से इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक रेप इंसिडेंट हुआ. उसके बाद उस टाइम के जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी थे. उस सरकार के अंदर मिनिस्टर थे आजम खान जी, और आजम खान ने कुछ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया इस रेप इंसिडेंट को लेकर के. आजम खान वैसे भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते थे, बहुत आरे टेरे स्टेटमेंट्स देते थे. तो उन्होंने कुछ इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो रेप इंसिडेंट है ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, नथिंग एल्स. इससे भी ज़्यादा खतरनाक या आप कह सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया था कि द गर्ल्स आर टू बी ब्लेम्ड एंड ऑल. तो ही इज़ नोन फॉर सच इनडिसेंट स्टेटमेंट्स उस टाइम में. तो इस तरह के जब स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. 2016 का ये स्टेटमेंट है जब आजम खान मिनिस्टर थे समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर. इस स्टेटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से अनकंडीशनल अपोलॉजी डिमांड की. आप इस तरह का रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे सकते. बीइंग अ मिनिस्टर यू सबमिट एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू द कोर्ट. फिर इस मामले में और डिस्कशन हुआ और फिर यह मामला बेसिकली दो इशूज़ में डिवाइड हो गया. एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) अगेंस्ट राइट टू डिग्निटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. आजम खान के जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि ही वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट. जबकि जो क्रिटिक्स थे, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लॉयर्स थे, उनका कहना है कि थ्रू दिस स्टेटमेंट आजम खान वायलेटेड द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम विच इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. लेकिन हम इस मुद्दे पे इस बार डिबेट नहीं करना चाहते. हम जानना चाहते हैं जो दूसरा इशू था जो इस पर्टिकुलर मैटर से निकल करके आया, द इशू ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया, चूँकि वो मिनिस्टर थे उस टाइम में, तो क्या इस स्टेटमेंट के कारण पूरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है? डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी comes into picture in this case since Azam Khan was a minister during the time of incident. तो इन दोनों मामलों के ऊपर फिर ये जो पर्टिकुलर केस था, इट वाज रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2017. आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में पता होगा. जब भी कोई एक पर्टिकुलर इशू विथ रिस्पेक्ट टू इन्फरेंस टू बी ड्रॉन ऑन सम पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो फिर उस मैटर को रेफर किया जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर्टिकुलर आर्टिकल या प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अपने हिसाब से इन्फर करती है, उसके हिसाब से अपना जजमेंट देती है. तो दिस मैटर was referred to the constitutional bench of Supreme Court in 2017. और फिर उस पर अब जा कर के फैसला आया है. उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जो 5 जजेज की बेंच थी, उसने फैसला सुनाया है. तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. हम इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस राइट टू डिग्निटी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे. तो 5 जजेज की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है विद द मेजॉरिटी ऑफ जजेस 4-1 में. उन्होंने कहा है कि द स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर
even if traceable to any affairs of the state or for protection of the government cannot be attributed vicariously to the government by invoking the principle of collective responsibility. इसका क्या मतलब है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने. इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ. What actually Supreme Court meant in this particular case on collective responsibility. तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा कि वो फैसला हर एक मिनिस्टर का भी है. मतलब कैबिनेट ने एक बार जो फैसला किया, दैट डिसीजन विल बी कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मिनिस्टर. लेकिन अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कुछ ऐसे काम किए जिससे कैबिनेट अग्री नहीं करता, तो उस केस में इस एक्शन को कैबिनेट का एक्शन नहीं माना जाएगा. कैबिनेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स एक्शन. इस केस में आजम खान ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे बाकी पूरा कैबिनेट अग्री नहीं कर रहा था उस टाइम की उत्तर प्रदेश सरकार का. तो आजम खान की इस बात को लेकर के पूरी सरकार को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता है. तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस की मदद से, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर्टिकुलर केस की मदद से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटेड अंडर आर्टिकल 75, उस पर और ज़्यादा डिटेल्ड एलैबोरेशन किया है. अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्लियर है कि कैबिनेट का फैसला जो है वो हर एक मिनिस्टर का फैसला होगा, लेकिन एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट, एक्शन, चाहे वो सरकार के बचाव में ही क्यों ना हो, इवन इफ इट इज़ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे इस केस में आप देख रहे हैं आजम खान ने सरकार को बचाने में कह दिया, कह रहे ये तो पॉलिटिकल मामला है, फिर भी दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज statement or action by the cabinet or the government. That is the elaboration of the concept of collective responsibility by the Supreme Court in this particular case. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेल्थ टैक्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी पूरे दुनिया भर में कितनी है, इनकम या वेल्थ की इनइक्वालिटी कितनी है पूरी दुनिया भर में, उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022. उसको ज़रा देखते हैं. तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एंड इट हैज़ बिन ऑथर्ड बाय अ वेरी रेनाउंड इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी. थॉमस पिकेटी के आर्टिकल जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट माने जाते हैं इकोनॉमी के फील्ड में. इनको मॉडर्न डे का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है. ये है थॉमस पिकेटी. तो इनकी बुक है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, और इन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को अलग तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की है 21st सेंचुरी में, इसलिए इनको मॉडर्न डे का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है. तो इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो इन्होंने ऑथर किया है उसमें दुनिया भर में इकोनॉमी या वेल्थ को लेकर के कितनी इनइक्वालिटी है उसका डेटा उन्होंने दिया है कि द पुअरेस्ट हाफ यानी कि बॉटम 50% होल्ड जस्ट 2% ऑफ वेल्थ, जबकि रिच 10% होल्ड 76% ऑफ वेल्थ. टॉप 1% होल्ड्स 38% वेल्थ. दुनिया भर में जो 1% जो ऊपर के रिच लोग हैं वो दुनिया का 38% वेल्थ होल्ड करते हैं. तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है पूरे दुनिया भर में. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कंडीशन उतने ही अक्यूट हैं. टॉप 10% जो रिच लोग हैं वो देश का 65% वेल्थ ओन करते हैं. टॉप 1% लोग देश का 33% वेल्थ अकेले ओन करते हैं, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास देश का सिर्फ 6% वेल्थ ही है. तो एज पर दिस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया इज अमंग्स्ट दोज कंट्रीज वेयर इनइक्वालिटी इज क्वाइट अक्यूट, वेयर रिच पीपल आर क्वाइट अफ्लुएंट, जबकि गरीब लोगों की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है. तो हमारे देश में इनइक्वालिटी काफ़ी वाइड है. अब इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे एड्रेस किया जाए? इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकारें अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं. जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स में क्या करते हैं, देयर इज ए स्लैब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता. जैसे हमारे देश में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता. फिर धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ाया जाता है. इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है. तो इस तरीके से इनकम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करके फ्रॉम द रिच पीपल इनइक्वालिटी को थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश की जाती है. रिच लोगों से टैक्स कलेक्ट करके पुअर लोगों के लिए वेलफेयर की एक्टिविटी करना,
ये जो होता है इनइक्वालिटी को एड्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन थॉमस पिकेटी कुछ अलग सजेशन देते हैं। थॉमस पिकेटी का कहना है कि इनकम पे टैक्स लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है वेल्थ पे टैक्स लगाना। देखिए, वेल्थ, इस इंसान, इसके पिछले जनरेशन्स ने, बाप दादाओं ने खूब सारा पैसा कमा लिया है ऑलरेडी। इसके पास 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए हैं ऑलरेडी। अब ये महीने का 2 लाख 4 लाख कमाता है, उस पर अगर वो इनकम टैक्स दे रहा है, जबकि ये इंसान, इसके पास पहले से कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, इससे भी गरीब ये है, अभी इसके पास पहले की कोई संपत्ति है नहीं, लेकिन अब ये मेहनत करके महीने का 4 लाख कमाता है, जबकि ये इंसान अभी महीने का 2 लाख ही कमाता है। तो अब ये टैक्स कम देगा, जबकि इसके पास वेल्थ ज़्यादा है। जबकि ये 5 लाख कमा रहा है अपनी मेहनत से, तो ये टैक्स ज़्यादा देगा, जबकि इसके पास वेल्थ कम है। तो इस कारण से सिर्फ इनकम टैक्स लगाया जाए, यानी कि मौजूदा कमाई पे टैक्स लगाया जाए, तो इनइक्वालिटी कभी भी एड्रेस नहीं हो पाएगी, ऐसा थॉमस पिकेटी का आर्ग्यूमेंट है। तो थॉमस पिकेटी कहते हैं कि इनकम टैक्स के अलावा थोड़ा बहुत वेल्थ टैक्स भी लगना चाहिए। किसी भी इंसान के पास जो पहले से संपत्ति है, जो उसके पिछले जनरेशन से एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। अदरवाइज इनइक्वालिटी कभी एड्रेस नहीं हो पाएगी। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। अगर वो गरीब मेहनत करके आगे बढ़ेगा भी तो भी सरकार उससे ज़्यादा टैक्स लेगी, जबकि जो लोग पहले से ज़्यादा वेल्थ होल्ड कर रहे हैं वो लोग अगर आज के डेट में कम भी पैसा कमाएंगे तो इनकम पे टैक्स देंगे, जबकि उनका वेल्थ तो एज इट इज़ उनके पास बना हुआ है। सो दैट इज़ हाउ थॉमस पिकेटी सजेस्ट टैक्सेशन ऑन वेल्थ एज वेल अपार्ट फ्रॉम इनकम। तो वेल्थ टैक्स पे थोड़ा चर्चा करते हैं। वेल्थ टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपके पास वेल्थ है, आप उसका एक सर्टेन हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दीजिए। और वेल्थ टैक्स का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी कहीं पे कोई बिल्डिंग है, कहीं कोई प्लॉट है, उस पर आप टैक्स दें लोकल म्यूनिसिपैलिटी को एंड ऑल। इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स में कैसा होता है कि पिछले जनरेशन से, पिताजी से संपत्ति अगर आपको मिली तो आपने क्या किया, उस संपत्ति को इनहेरिट किया है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट टैक्स, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ गिफ्ट दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम, उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स इज ए मीन्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। और वेल्थ कैसा है, इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ओन्ड। आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो उस पर आप थोड़ा टैक्स दे दीजिए। आपका अगर प्लॉट 5 करोड़ का है तो उस पर टैक्स दे दीजिए। लेकिन इंडिया के अंदर कैसा है, इंडिया के अगर टैक्सेशन सिस्टम को देखा जाए तो इंडिया के अंदर वेल्थ टैक्स को धीरे धीरे हमने एबॉलिश कर दिया है। हमारे देश में मेनली जो चीज़ लगती है वो है इनकम टैक्स। जैसे हमने वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट को बजट 2015 में पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया। इनकम टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स हमारे यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ाया जाता है। एक लिमिट के बाद सरचार्ज भी लिया जाता है हायर इनकम लोगों से, रिच लोगों से, यानी कि सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। तो एक लिमिट तक तो टैक्स की रेट बढ़ती है और एक लिमिट के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसको सरचार्ज कहते हैं। तो यही तरीका है हमारे देश में इनइक्वालिटी को एड्रेस करने का। लेकिन वेल्थ टैक्स हमारे देश में नहीं लगता है। अलग अलग तरह के जो वेल्थ टैक्सेस पहले थे हमारे देश में, जिनको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स, इट वाज एबॉलिश्ड एज ए सेड इन 2015। इनहेरिटेंट टैक्स, जिसको स्टेट ड्यूटी कहते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जब कोई प्रॉपर्टी पास होती है तो उस टाइम में थोड़ा टैक्स देना होता, तो उसको भी एबॉलिश कर दिया गया 1985 में। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जेम्पशन है, काफ़ी ज़्यादा छूट है। एक्चुअली गिफ्ट टैक्स इज सब्ज्यूम्ड अंडर इनकम टैक्स। आपको मान लीजिए आपके दोस्त ने 1 करोड़ की फरारी गिफ्ट कर दी, तो आपका वो 1 करोड़ इनकम गिना जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो गिफ्ट टैक्स इज सब्ज्यूम्ड अंडर इनकम टैक्स, लेकिन उसमें बहुत सारे छूट हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर किसी ने गिफ्ट किया आपको, आपके पिताजी ने गिफ्ट किया, मम्मी ने गिफ्ट किया, इवन स्पाउसेज ने गिफ्ट किया, या एक्सटेंडेड फैमिली, मदर इन लॉ ने गिफ्ट कर दिया, फादर इन लॉ ने गिफ्ट कर दिया, उस केस में भी गिफ्ट टैक्स पे पूरी तरह से एग्जेम्पशन है, यानी कि उस केस में गिफ्ट को इनकम की तरह नहीं गिना जाएगा और उस पर पूरी तरह से छूट है। तो इसका भी लोग खूब सारा फ़ायदा उठाते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गिफ्ट दे देते हैं, जैसे तैसे करके वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और टैक्स से बच जाते हैं। इसी कारण से हमारे देश के अंदर अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनहेरेंट टैक्स है या गिफ्ट टैक्स है, ये खाली नाम का ही रह गए हैं। रियल सेंस में तो इन पर रेवेन्यू जनरेट होती नहीं है सरकार के लिए। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज पेपर टैक्सेस। तो पेपर टैक्स कोई नया तरह का टैक्स नहीं है।
these taxes are known as paper taxes because their significance is only on the paper. They are just in theory, they are just on paper, but they don't have any significance as far as revenue generation for government is concerned. And that is why these taxes like gift tax, wealth tax are known as paper taxes in India. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about 108th Indian Science Congress, and this topic is important from our syllabus GS paper 3, awareness in the field of science and technology. इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में पहले समझते हैं. देखिए, ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल एक बार होता है, जिसका मेन पर्पस है हमारे देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना. पहली बार इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन हुआ था 1914 में इन कोलकाता इन द प्रीमाइसेस ऑफ एशियाटिक सोसाइटी. इस साल 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस हो रहा है इन नागपुर एट राष्ट्रांत तुकादुची नागपुर यूनिवर्सिटी. इस साल का थीम है, ये याद रखना होगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. एक इस साल का जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट. कुछ याद रखो ना रखो, ये वीमेन एम्पावरमेंट याद रखना है. जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स होगा, उसमें ये सब चीज़ें मैं रटाऊंगा. तो इस साल का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट. ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन. भारत सरकार डायरेक्टली इसको ऑर्गेनाइज नहीं करती है. भारत सरकार हर साल थोड़ा बहुत ग्रांट दे देती है, अदरवाइज भारत सरकार का कोई और एक्टिव रोल इंडियन साइंस कांग्रेस में है नहीं. करंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जो नागपुर में शुरू हुआ है उसको एड्रेस किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहीं जिसको एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले तो ही हाईलाइटेड इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन. उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया का रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इम्प्रूव हुआ है लगातार. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक हो गई है 40, जबकि 2015 में इंडिया की रैंक थी 81. तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया हमने 7 सालों में इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन एनर्जी इनोवेशन, चूँकि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करना है. इंडिया की जो इम्पोर्ट है पेट्रोलियम इंपोर्ट, उसको कम करना है ताकि फॉरेक्स रिजर्व बचा सके. इसलिए एनर्जी फील्ड में इनोवेशन की ज़रूरत है और उसमें खासकर हमें फोकस करना होगा ऑन नेशनल हाइड्रोजन मिशन. नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक पॉलिसी है जो पिछले साल 2021, पिछले साल अब हो गया, 2021 में सरकार ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, जिसके अंदर गोल है कि 2030 तक हम लोग अपने जो करंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको 300 टाइम्स इंक्रीज कर दें. और हाइड्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. पर्पस है टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन. उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि साइंस मस्ट कम फ्रॉम लैब एंड रीच द लैंड. तो साइंस को सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस पे नहीं होना चाहिए, उसको रियल सेंस में भी उसको हेल्प करना चाहिए ऑन ग्राउंड टू द पीपल. और इस कारण से उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी को फोकस करना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने का इन एग्रीकल्चर. खेती के बाद भी, हार्वेस्ट के बाद भी जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद होते हैं, उनको कैसे बचाया जा सके उसके लिए साइंटिस्ट कम्युनिटी को सोचना होगा. एंड ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन इंक्रीजिंग वीमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर Jain community, and this topic is mostly important from prelims exam point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि जैन कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में. प्रोटेस्ट के पीछे कारण ये है कि जो 2 इम्पॉर्टेंट जैन कम्युनिटी से रिलेटेड साइट्स हैं, समंद शिखर इन पारसनाथ हिल इन झारखंड एंड शत्रुंजय हिल इन पलिताना गुजरात, इन दोनों ही साइट्स पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं. जैसे समंद शिखर पारसनाथ हिल को झारखंड सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है एज टूरिस्ट स्पॉट, जिस कारण से कई सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और उस जगह को फिर ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. वहीं शत्रुंजय हिल्स पलिताना गुजरात में जैन कम्युनिटी के मेंबर्स का मानना है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वहाँ के जो टेम्पल्स हैं या जो आर्किटेक्चर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिसेक्रेट कर रहे हैं. तो इस कारण से सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए और इस कारण से जैन कम्युनिटी के मेंबर्स देश के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब इन प्रोटेस्ट के कारण ये जो दोनों साइट्स हैं जैन कम्युनिटी से रिलेटेड, समंद शिखर ऑन पारसनाथ हिल
एंड द शत्रुंजय टेम्पल, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों के बारे में देख लेते हैं। समंद शिखर ऑन पारसनाथ हिल, इट इज़ लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये जो पारसनाथ हिल है, इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन झारखंड एंड इट इज़ बिगेस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन फॉर जैनाज फॉर बोथ सेक्ट्स, दिगंबर एज वेल एज श्वेतांबर। क्यों पारसनाथ हिल जैनाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है? क्योंकि जैनाज के 24 में से जो 20 तीर्थंकर्स थे उन्होंने यहीं पे मोक्ष अटेन किया है। पारसनाथ हिल का अर्लीस्ट रेफरेंस आपको मिलता है ज्ञानत्र धर्म कथा में ऑफ जैनाज लिटरेचर। ज्ञानत्र धर्म कथा ऑफ जैनाज लिटरेचर इज वन ऑफ द 12 अंगास। तो अंगास आर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ जैनाज लिटरेचर, और 12 अंगाज में से एक इंपॉर्टेंट अंग है ज्ञानांत्र धर्म कथा, जिसमें समंद शिखर पारसनाथ हिल का जिक्र है। उसके अलावा पार्श्वनाथ चरिता विच इज़ 12th सेंचुरी बायोग्राफी ऑफ पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, उसमें भी इस हिल पार्श्वनाथ हिल का जिक्र किया गया है। दूसरा जो लोकेशन है जिसको लेकर के जैन कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है शत्रुंजय टेम्पल। इट इज़ इन द सिटी ऑफ पालिताना, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसकी स्टोरी ये है कि ऋषभ देव, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, गेव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द टेम्पल ऑफ दिस शत्रुंजय हिल्स। तो जिस तरीके से सारनाथ का इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में, वैसे ही शत्रुंजय हिल्स का इंपॉर्टेंस है इन जैनिज्म। तो शत्रुंजय हिल्स पे बाद में सोलंकी किंग्स ने, खासकर उसमें कुमारपाल सोलंकी ने यहाँ पे जैनाज टेम्पल क्रिएट करवाए इन 11th सेंचुरी। तो ये पलिताना शत्रुंजय टेम्पल्स वेर क्रिएटेड अंडर पैट्रोनाइज ऑफ कुमारपाल सोलंकी। लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट सरमन बाय फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव ऑन दिस हिल शत्रुंजय हिल्स। बाद में यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए सोलंकी किंग्स द्वारा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। लीगल टेंडर ऑफ मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन। भारत सरकार के करेंसी को आप भारत के अंदर लेने से इनकार नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। फेम स्कीम के फायदे दोनों ही हैं, और पहला स्टेटमेंट बस सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ नंबर ऑफ यूरोजोन कंट्रीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 20। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।